जीवन लगातार बदलता रहता है ना, हम्म, ढलता रहता है। पर कभी सोचा है ये बदलाव बिल्कुल अंदरूनी आणविक स्तर पर कैसे होता है? हम्म, मतलब कैसे हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स अपने सबसे जरूरी कोड डीएनए को जरूरत पड़ने पर बदलती हैं या फिर उसकी मरम्मत करती हैं? हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। आज हम डीएनए के इसी फेरबदल, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, कि दिलचस्प दुनिया को थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और ये समझना कि कोशिकाएं अपने जेनेटिक खजाने को, अपने डीएनए को कैसे संभालती हैं, कैसे उसे फिर से जमाती हैं, ये जीव विज्ञान की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है, सच में। हमारे पास जो जानकारी है वो एक जीव विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के अध्याय से ली गई है, और हमारा मकसद है इस जानकारी के सार को समझना। हाँ। खासकर दो मुख्य तरीकों पर ध्यान देना जिनसे डीएनए खुद को बदलता है। एक है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। और दूसरा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। आपने कहा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। हम्म। इसमें डीएनए के एक जैसे या कह लीजिए लगभग एक जैसे हिस्सों के बीच जानकारी की अदला बदली होती है। ओके। ये खासकर कोशिका विभाजन का एक खास तरीका है, मियोसिस। उसमें और डीएनए की मरम्मत में बहुत जरूरी है। और दूसरा रास्ता? दूसरा है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ये ज्यादा नपातुला है, जैसे कोई दर्जी कपड़े पर निशान लगाकर काटता है ना, हाँ हाँ। बिल्कुल वैसे ही। ये डीएनए की खास छोटी जगहों पर ही काम करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि वायरस कैसे अपना डीएनए हमारे जीनोम में डाल देते हैं, अच्छा। या फिर कोशिकाएं कुछ जीनों को कैसे कंट्रोल करती हैं, कब चालू करना है, कब बंद। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की। जैसा नाम से लग रहा है, इसमें होमोलॉगी यानी समानता वो जरूरी है। एकदम सही। सीधे शब्दों में कहें तो ये डीएनए के उन हिस्सों के बीच जेनेटिक जानकारी का लेना देना है जो एक जैसे दिखते हैं, मतलब जिनका सीक्वेंस, उनका अनुक्रम समान हो या बहुत मिलता जुलता हो। और ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या काम करता है ये? अरे, ये जीवन के लिए मौलिक है। इसके कम से कम 3 मुख्य काम हैं। पहला, मियोसिस के दौरान जेनेटिक विविधता पैदा करना। मियोसिस यानी जब स्पर्म और एग बनते हैं? बिल्कुल। उस प्रक्रिया के दौरान माता और पिता से मिले गुणसूत्रों के बीच हिस्सों की अदला बदली होती है। इसी वजह से बच्चों में, संतानों में नए गुण संयोजन बनते हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि भाई बहन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते? हाँ, काफी हद तक यही वजह है। ये हमें अनोखा बनाने में मदद करता है। और दूसरा काम? दूसरा काम है डीएनए की मरम्मत करना, खासकर एक बहुत खतरनाक तरह की टूट-फूट जिसे कहते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक। डबल स्ट्रैंड ब्रेक मतलब डीएनए की दोनों लड़ियां टूट जाना। हाँ, सोचिए, डीएनए की जो दोहरी सीढ़ी है वो बीच से पूरी तरह टूट जाए। ये कोशिका के लिए जानलेवा हो सकता है। तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन क्या करता है? वो टूटे हुए हिस्से को ठीक करने के लिए उसी जैसे दूसरे डीएनए टुकड़े को अक्सर साथी गुणसूत्र से एक टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक तरह से कॉपी करके मरम्मत करना। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा? तीसरा काम है डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होता है, उसमें मदद करना। कभी-कभी ये प्रोसेस बीच में अटक जाता है। अच्छा। तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इन अटकी हुई रेप्लिकेशन फोर्क्स को फिर से चालू करने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये विविधता, मरम्मत और स्थिरता इन सब के लिए जरूरी है। आपने मियोसिस का जिक्र किया, जहाँ स्पर्म और एग बनते हैं। वहाँ ये अदला बदली कैसे होती है? क्या ये बस ऐसी हो जाती है या कोशिकाएं जानबूझकर ऐसा करती हैं? नहीं नहीं, मियोसिस में ये अदला बदली, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, एक बहुत ही प्लान घटना है। प्रक्रिया की शुरुआत में क्या होता है? माता और पिता से आए समान गुणसूत्र, जिन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं और जोड़ा बनाते हैं। ओके। इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं, और इसके लिए एक खास प्रोटीन का ढांचा बनता है जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये इन गुणसूत्रों को कसकर एक साथ पकड़ लेता है, जैसे मान लीजिए 2 जिप आपस में जुड़ जाती हों। अच्छा, एक ढांचा उन्हें पकड़ के रखता है और इसी बंधी हुई हालत में अदला बदली होती है। बिल्कुल। इसी दौरान इन जुड़े हुए गुणसूत्रों के बीच डीएनए के टुकड़ों का एक्सचेंज होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर। बाद में जब गुणसूत्र अलग होना शुरू होते हैं, तो जिन जगहों पर ये अदला बदली हुई होती है वो एक क्रॉस यानी एक्स के निशान की तरह दिखते हैं। अच्छा, इन्हें एक याजमेटा कहते हैं। ये असल में क्रॉसिंग ओवर के फिजिकल सबूत हैं। ये अदला बदली शुरू कैसे होती है? मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है? ये प्रक्रिया अक्सर डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक डीएसबी से शुरू होती है। फिर से वही ब्रेक। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मियोसिस में ये ब्रेक जानबूझकर कोशिका खुद ही बनाती है। SPO11 नाम का एक एंजाइम है जो जी। कैंची की तरह काम करता है और गुणसूत्रों पर
कुछ खास जगहों पर डीएनए को काट देता है। कमाल है। मतलब कोशिका खुद ही अपने डीएनए को तोड़ती है ताकि उसे फिर से जोड़ा जा सके, पर एक नए तरीके से। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, पर इसे ऐसे समझे। टूटे हुए डीएनए के जो सिरे होते हैं, उन्हें कुछ एंजाइम थोड़ा छीलते हैं। इससे एक सिरे पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक टुकड़ा लटकने लगता है। ओके। फिर ये सिंगल स्ट्रैंड वाला सिरा अपने साथी यानी होमोलॉगस गुणसूत्र में घुसपैठ करता है। घुसपैठ? हाँ, एक तरह से वो वहां अपने जैसे दिखने वाले डीएनए के साथ जुड़ जाता है। इससे एक अस्थायी स्ट्रक्चर बनता है जिसे डी लूप कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज ये काम करता है और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना बनती है जिसे हॉलिडे जंक्शन कहते हैं। हॉलिडे जंक्शन, नाम तो बड़ा मजेदार है। हाँ, ये उस जगह बनती है जहां दोनों डीएनए अणु एक दूसरे से क्रॉस के रूप में जुड़े होते हैं। सोचिए जैसे दो रस्सियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बीच में बांध दिया गया हो। ये एक चौराहा जैसा है। अच्छा, एक चौराहा बन गया डीएनए का। फिर इस गांठ या चौराहे का क्या होता है? इस हॉलिडे जंक्शन को सुलझाना पड़ता है, मतलब इसे काटना पड़ता है ताकि दोनों डीएनए अणु फिर से अलग हो सकें। इसे रिजोल्यूशन कहते हैं। ओके। अब इसे कैसे काटा जाता है, इसी पर निर्भर करता है कि नतीजा क्या होगा। अगर इसे एक खास तरीके से काटा जाए तो गुणसूत्रों के बड़े हिस्से आपस में बदल जाते हैं। यही है क्रॉसिंग ओवर, जो मियोसिस में विविधता लाता है। बिल्कुल। और अगर इसे दूसरे तरीके से काटा जाए तो सिर्फ उस जगह पर थोड़ी जानकारी बदलती है, लेकिन गुणसूत्रों के बड़े हिस्से नहीं बदलते। इसे नॉन क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये काटने और सुलझाने का काम कौन से अणु करते हैं? बैक्टीरिया में इसके लिए खास प्रोटीन होते हैं, जैसे रूव ABC कॉम्प्लेक्स। रूव A और B जंक्शन को पकड़ते हैं और उसे डीएनए पर खिसकाते हैं, और रूव C जो है वो उसे काटता है। और हमारी कोशिकाओं में, यूकैरियोट्स में? हमारी कोशिकाओं में ये थोड़ा कम साफ है, पर म्यूज81 जैसे एंजाइम्स इसमें भूमिका निभाते हैं। मतलब कई सारे प्रोटीन मिलकर इस पूरी मशीनरी को चलाते हैं। ये कोई एक अकेले का काम नहीं है। आपने शुरू में बताया कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन डीएनए की मरम्मत भी करता है। क्या डबल स्ट्रैंड ब्रेक की मरम्मत का कोई और तरीका भी है, खासकर उन कोशिकाओं में जो मियोसिस नहीं कर रही, जैसे हमारी शरीर की सामान्य कोशिकाएं? हाँ बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण तरीका है जिसे कहते हैं सिंथेसिस डिपेंडेंट स्ट्रैंड एनीलिंग, या छोटा करें तो SDSA। SDSA। हाँ, ये खासकर हमारी सामान्य शारीरिक कोशिकाओं यानी माइटोटिक सेल्स में डीएनए मरम्मत के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। SDSA में भी शुरुआत DSB और स्ट्रैंड इन्वेजन से होती है, नया डीएनए भी बनता है। लेकिन इसमें वो हॉलिडे जंक्शन बनने और उसे काटने की नौबत आमतौर पर नहीं आती। जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो घुसपैठ के बाद वापस अपने मूल टेम्पलेट पर लौट आता है और मरम्मत पूरी हो जाती है। अच्छा, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता? हाँ, आमतौर पर इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और ये जरूरी भी है। ये जीनोम को स्थिर रखने में मदद करता है, क्योंकि सामान्य कोशिकाओं में हम बड़े जेनेटिक बदलाव नहीं चाहते। यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प होता है। हमने जीन रूपांतरण या जीन कन्वर्जन के बारे में सुना है। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन का एक बहुत ही अनोखा और कभी-कभी हैरान करने वाला नतीजा है। देखिए, जब रिकॉम्बिनेशन के दौरान एक डीएनए स्ट्रैंड दूसरे होमोलॉगस डीएनए के साथ जुड़ता है, तो एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां डीएनए की दोहरी सीढ़ी का एक स्ट्रैंड एक गुणसूत्र से आता है और दूसरा स्ट्रैंड दूसरे साथी गुणसूत्र से। ओके, मतलब मिक्स एंड मैच हो गया। हाँ, इसे हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए कहते हैं। हाँ। अब सोचिए, अगर इन दोनों स्ट्रैंड्स पर किसी जीन के अलग-अलग रूप मतलब एलील्स हों तो वहाँ बेस मैच नहीं करेंगे? बिल्कुल, वहां एक मिसमैच होगा। कोशिका का जो मरम्मत तंत्र है वो इस मिसमैच को पहचान लेता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अच्छा। लेकिन ठीक करते समय वो किसी एक स्ट्रैंड को सही मान लेता है और दूसरे वाले स्ट्रैंड को उसी के जैसा बदल देता है। अरे! नतीजा, जीन का एक रूप जादुई तरीके से दूसरे रूप में बदल जाता है। इसी को जीन रूपांतरण या जीन कन्वर्जन कहते हैं। मतलब मरम्मत के चक्कर में जानकारी ही बदल गई। एग्जैक्टली। इसका क्लासिक उदाहरण कुछ फंगस में देखने को मिलता है। जब वो स्पोर बनाते हैं तो मियोसिस के बाद सामान्यतः किसी जीन के दो रूपों का अनुपात 4.4 होना चाहिए। मतलब आधे स्पोर में एक रूप, आधे में दूसरा। हाँ, मेंडल के नियम के हिसाब से। सही कहा। लेकिन जीन रूपांतरण के कारण ये अनुपात बिगड़कर 3.5 या कभी-कभी 2.6 जैसा भी हो सकता है। बाप रे, ये तो मेंडल के नियमों का सीधा पालन नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये दिखाता है कि डीएनए की मरम्मत कितनी डायनामिक प्रक्रिया है
और उसके ऐसे अप्रत्याशित नतीजे भी हो सकते हैं। तो इस पूरी होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया को चलाने वाले मुख्य खिलाड़ी कौन है? मतलब कौन से प्रोटीन ये सब करते हैं? संक्षेप में बताएंगे? देखिए, ये एक टीम वर्क है, कई प्रोटीन शामिल हैं। बैक्टीरिया में बात करें तो एक अहम खिलाड़ी है रेक बीसीडी कॉम्प्लेक्स। ये टूटे हुए डीएनए के सिरों को पहचानता है और उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है, मतलब प्रोसेस करता है। ओके। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन रेका। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर लिपटकर एक फिलामेंट बनाता है और फिर होमोलॉगस डीएनए को ढूंढकर उसके साथ जुड़ने यानी स्ट्रैंड इन्वेजन का मुख्य काम करता है। ये समझिए पूरी प्रक्रिया का दिल है। और हमारी कोशिकाओं में रेका जैसा कौन है? हमारी कोशिकाओं यानी यूकैरियोट्स में रेका जैसे ही काम करने वाले प्रोटीन हैं RAD51 और एक और है जो मियोसिस के लिए खास है, DMC1। RAD51 और DMC1। हाँ, और डीएनए के टूटे सिरों को तैयार करने का काम अक्सर mRN या MRX कॉम्प्लेक्स करता है। और हाँ, आपने शायद BRCA1 और BRCA2 प्रोटीन के बारे में सुना होगा। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हैं ये। बिल्कुल, ये प्रोटीन भी होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन द्वारा डीएनए मरम्मत में बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें गड़बड़ी होने पर डीएनए मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती, जिससे स्तन और अंडाशय के कैंसर समेत कई तरह के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी। कार पर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, ये उससे कैसे अलग है? मुख्य अंतर ये है कि इसे काम करने के लिए डीएनए के लंबे एक जैसे हिस्सों की जरूरत नहीं होती। अच्छा। हाँ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये डीएनए पर बहुत ही खास छोटी जगहों या साइट्स पर ही काम करता है। इन साइट्स की पहचान खास एंजाइम करते हैं जिन्हें रिकॉम्बिनेस कहते हैं। रिकॉम्बिनेस। हाँ, रिकॉम्बिनेस। ये एंजाइम बहुत सटीक होते हैं, जैसे कोई ताला अपनी सही चाबी को ही पहचानता है। लंबे होमोलॉगस रीजन की जरूरत नहीं है। और ये सटीक पहचान वाली प्रक्रिया कहाँ काम आती है? इसके क्या उदाहरण हैं? इसके कई महत्वपूर्ण काम है। एक बड़ा उदाहरण है वायरस। कुछ वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, वो इसी तरीके का इस्तेमाल करके अपना डीएनए मेजबान कोशिका के डीएनए में घुसा देते हैं। इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा, और जरूरत पड़ने पर बाहर भी निकाल लेते हैं। इसे एक्सिजन कहते हैं। इसके अलावा कुछ जीव इसी तरीके से अपने जीन्स को नियंत्रित करते हैं, जैसे किसी जीन को चालू या बंद करना। ये एक जेनेटिक स्विच की तरह काम कर सकता है। तो ये आणविक कटाई और सिलाई होती कैसे है? क्या इसमें भी डीएनए टूटता है? हाँ, डीएनए टूटता और जुड़ता तो है, लेकिन बहुत ही नियंत्रित तरीके से। ये रिकॉम्बिनेस एंजाइम है ना, जैसे क्री, फ्लिप या लैम्डा के इंटीग्रेस। हाँ। ये पहले अपने खास डीएनए साइट्स को पहचानते हैं। जैसे क्री के लिए लॉक्सपी साइट्स होती हैं, फ्लप के लिए एफआरटी साइट्स। ओके, स्पेसिफिक साइट्स। हाँ, फिर वे डीएनए की सीढ़ी के एक स्ट्रैंड को काटते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि काटने के बाद एंजाइम खुद कटे हुए सिरे से अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। क्या बात है! एंजाइम खुद डीएनए का हिस्सा बन जाता है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, ये जुड़ाव अक्सर एंजाइम के एक खास अमीनो एसिड टायरोसिन के जरिए होता है। फिर ये दूसरी डीएनए अणु के कटे हुए स्ट्रैंड के साथ अदला बदली करता है और अंत में डीएनए स्ट्रैंड्स को फिर से जोड़ देता है। और इसमें एनर्जी लगती है, एटीपी वगैरह? नहीं, आमतौर पर इसमें बाहर से ऊर्जा जैसे एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डीएनए को तोड़ने में जो बॉन्ड एनर्जी लगती है ना, वही उसे दोबारा जोड़ने में काम आ जाती है। ये बहुत ही सफाई और कुशलता से होने वाला काम है। इसके कुछ और उदाहरणों पर बात करते हैं। आपने बैक्टीरियोफाज लैम्डा का जिक्र किया। वो कैसे अपने डीएनए को बैक्टीरिया में डालता है? हाँ, लैम्डा वायरस ई कोले बैक्टीरिया का शिकारी है। ये या तो बैक्टीरिया के अंदर अपनी कई कॉपी बनाकर उसे मार सकता है, वो लाइटिक चक्र होता है। हाँ। या फिर चुपचाप अपना डीएनए बैक्टीरिया के जीनोम में डालकर उसके साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी रह सकता है। इसे लाइसोजीनी कहते हैं। अच्छा, छुपा रुस्तम। हाँ, तो ये डीएनए डालने यानी इंटीग्रेशन के लिए लैम्डा का अपना एंजाइम है इंट यानी इंटीग्रेस, और बैक्टीरिया का एक प्रोटीन है IHF। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इंट और IHF? सही। इंट एंजाइम वायरस के डीएनए पर मौजूद एक खास साइट @P और बैक्टीरिया के डीएनए पर मौजूद दूसरी साइट @B को पहचानता है। IHF प्रोटीन डीएनए को इस तरह मोड़ता है कि ये दोनों साइटें पास आ जाएं। अच्छा, फिजिकली पास लाता है। हाँ, फिर इंट एंजाइम इन दोनों साइट्स पर डीएनए को काटकर अदला बदली करके वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया के जीनोम में फिट कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए डीएनए और प्रोटीन का एक जटिल ढांचा बनता है,
जिसे इंटसोम कहते हैं। इंटेसोम यानी वायरस बैक्टीरिया के डीएनए में घुसपैठ करने के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और यीस्ट में मीटिंग टाइप स्विचिंग का क्या मामला है? कोशिका अपना लिंग कैसे बदल सकती है? ये तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये भी एक कमाल का उदाहरण है। इसमें साइट स्पेसिफिक और होमोलोगस दोनों तरह के रिकॉम्बिनेशन का मिश्रण है। बेकिंग में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट है ना, सैक्रोमाइसीस सेरेविजी। हाँ, खमीर। हाँ, वो दो लिंगों या मीटिंग टाइप का हो सकता है, ए या अल्फा। लेकिन एक अकेली कोशिका अपना मीटिंग टाइप बदल सकती है। सच में? कैसे? उसके जीनोम में एक जगह होती है मैट लोकस। वहां सक्रिय मीटिंग टाइप जीन होता है, या तो ए या अल्फा। दो और जगहें होती हैं, HML और HMR। यहां क्रमशः अल्फा और ए प्रकार के जीनों की शांत मतलब साइलेंट निष्क्रिय प्रतियां रखी होती हैं। अच्छा, एक्टिव कॉपी मैट पर और साइलेंट कॉपियां HML HMR पर। तो अदला बदली कैसे होती है? स्विचिंग तब शुरू होती है जब HO नाम का एक एंजाइम, ये एक तरह की आणविक कैची है, मैट वाली जगह पर डीएनए को एक खास बिंदु पर काट देता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक बना देता है। ये हुआ साइट स्पेसिफिक हिस्सा। ओके, HO एंजाइम ने काटा। हाँ, इसके बाद होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन वाली मशीनरी हरकत में आती है। वो इस टूटे हुए मैट सिरे का इस्तेमाल करके HML या HMR में रखी साइलेंट कॉपी से जानकारी को मैट लोकस में कॉपी कर देती है। अरे वाह, मतलब साइलेंट कॉपी से एक्टिव जगह पर कॉपी पेस्ट। हाँ, ये एक तरह का दिशात्मक जीन रूपांतरण है। जानकारी सिर्फ साइलेंट कॉपी से एक्टिव जगह पर आती है। इस तरह यीस्ट कोशिका अपना मेटिंग टाइप ए से अल्फा या अल्फा से ए में बदल लेती है। कमाल है, ये तो प्रोग्राम तरीके से जीन बदलने जैसा है। और एक और उदाहरण था ट्रिपेनोसोम का, जो नींद की बीमारी फैलाता है। वो कैसे बचता है हमारी पकड़ से? ट्रिपेनोसोम, हाँ, वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को धोखा देने का मास्टर है। उसका मुख्य हथियार है अपनी बाहरी सतह पर लगे प्रोटीन को लगातार बदलते रहना। अच्छा, कौन सा प्रोटीन? इस प्रोटीन को VSG कहते हैं, वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन। ट्रिपेनोसोम के जीनोम में सैकड़ों अलग-अलग VSG जीनों की प्रतियां होती हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही जीन चालू होता है और उससे प्रोटीन बनता है जो उसकी सतह पर लगता है। सैकड़ों और सिर्फ एक चालू। तो ये प्रोटीन कैसे बदलता है? रिकॉम्बिनेशन से? हाँ, इसमें भी रिकॉम्बिनेशन का हाथ है, खासकर होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन का। परजीवी क्या करता है, वो समय समय पर अपनी किसी निष्क्रिय VSG जीन की कॉपी बनाता है और उसे उस चालू जगह पर डाल देता है जहां से प्रोटीन बन रहा होता है। मतलब पुरानी वाली को हटाकर नई वाली कॉपी लगा दी। बिल्कुल। नतीजा, उसकी बाहरी सतह पर एक नया VSG प्रोटीन आ जाता है। अब जब तक हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली इस नए प्रोटीन को पहचानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, तब तक ट्रिपेनोसोम हो सकता है फिर से अपना VSG बदल चुका हो। अरे बाप रे, ये तो इम्यून सिस्टम के साथ लुका छिपी का एक बेहतरीन आणविक खेल है। हाँ, बिल्कुल। ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। तो ये साफ है कि ये रिकॉम्बिनेशन सिस्टम कुदरत में कितने जरूरी और कितने वर्सेटाइल हैं। क्या वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भी इनका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, खासकर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम, वो तो वैज्ञानिकों के लिए किसी जादुई औजार की तरह बन गए हैं। अच्छा, जैसे कौन से? इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं क्री-लॉक्स सिस्टम। ये बैक्टीरियोफेज P1 वायरस से लिया गया है। और फ्लिप FRT सिस्टम, ये यीस्ट से लिया गया है। क्री और फ्लिप रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स हैं और LOX-P व FRT उनकी पहचानी जाने वाली DNA साइट्स हैं। क्री-लॉक्स और फ्लिप FRT। और इन औजारों से वैज्ञानिक करते क्या हैं? इनसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत सटीक, बहुत प्रिसाइज हो गई है। वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल करके जीवों, खासकर चूहों जैसे मॉडल जीवों के जीनोम में मनचाहे बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि? मान लीजिए हमें किसी खास जीन का काम पता करना है। हम क्या कर सकते हैं, उस जीन के दोनों तरफ LOX-P साइट्स डाल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। फिर हम क्री एंजाइम को सिर्फ किसी खास अंग में, मान लीजिए सिर्फ दिमाग में, सक्रिय कर सकते हैं। ओके, सिर्फ दिमाग में क्री। हाँ, अब जब दिमाग में क्री एंजाइम बनेगा तो वो LOX-P साइट्स को पहचानकर उनके बीच के जीन को DNA से काटकर हटा देगा। अरे, मतलब वो जीन सिर्फ दिमाग से गायब हो गया। एग्जैक्टली, इसे कंडीशनल नॉकआउट कहते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जीन सिर्फ दिमाग में क्या काम करता है, बाकी शरीर पर असर डाले बिना। ये जीन के फंक्शन को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये तो बहुत ही उपयोगी तकनीक है।
तो आज हमने डीएनए के खुद को बदलने के 2 मुख्य तरीकों को समझा। एक होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, जो डीएनए के एक जैसे हिस्सों की समानता का फायदा उठाकर जेनेटिक विविधता लाता है और जरूरी मरम्मत करता है। और दूसरा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, जो डीएनए पर खास निशानों को पहचानकर बहुत सटीक तरीके से आणविक काट-छांट करता है, जैसे वायरस का इंटीग्रेशन या जीन स्विचिंग। बिल्कुल, ये दोनों ही प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि जीवन आणविक स्तर पर कितना लचीला है, कितना एडेप्टिव है और साथ ही स्टेबल भी है। हाँ, ये कोशिका को अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट को जरूरत के हिसाब से बदलने, सुधारने और सहेज कर रखने की अद्भुत क्षमता देती हैं। तो ये सब जानने का क्या मतलब है हमारे लिए? मतलब इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इन प्रक्रियाओं को समझना कई वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला, ये हमें आनुवांशिकता, हेरिडिटी की बुनियादी बातें समझने में मदद करता है कि गुण कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और उनमें बदलाव कैसे आता है। दूसरा, ये कई जेनेटिक बीमारियों, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों के मॉलिक्यूलर बेसिस को समझने में मदद करता है, क्योंकि कई कैंसर डीएनए मरम्मत में गड़बड़ी से जुड़े होते हैं, जैसे हमने BRCA जीन्स के मामले में देखा। सही कहा। तीसरा, ये विकास, एवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी है। और जैसा हमने अभी बात की, ये सिस्टम आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की रीढ़ हैं। इनसे बीमारियों के इलाज और जीवन की प्रक्रियाओं को समझने के नए रास्ते खुल रहे हैं। क्या कोई ऐसा विचार है जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर सकता है? कोई अंतिम विचार? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। देखिए, हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए को बदल सकता है। मियोसिस में ये विविधता के लिए अच्छा है, लेकिन कभी-कभी मरम्मत की प्रक्रिया में गड़बड़ी भी हो सकती है। जैसे पाठ्यपुस्तक में ब्रेक इंड्यूस्ड रेप्लिकेशन, BIR जैसी प्रक्रियाओं का जिक्र है। ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक ठीक करने का एक तरीका तो है, पर कभी-कभी उनसे जीनोम में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल मच सकती है। जैसे गुणसूत्रों के टुकड़े गलत जगह जुड़ जाएं, ट्रांसलोकेशन हो जाएं। अच्छा, मरम्मत में गलती। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीनोम की आज जो शक्ल है, जिसमें कई ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो बीमारियां पैदा कर सकती हैं, वो किस हद तक इन लगातार चलने वाली कटाई और सिलाई की प्रक्रियाओं का नतीजा है, चाहे वो जानबूझकर, जैसे मियोसिस में की गई हो, या फिर आकस्मिक मरम्मत का परिणाम हो। मतलब हमारा जीनोम कितना डिजाइन है और कितना बस इतिहास का इन मरम्मतों और बदलावों का नतीजा। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।